अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास कुछ लोग आए। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे और बस बार बार शाह साहब को यही कह रहे थे, हमारे साथ चले, हमारे साथ चले, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, वो हमारे बेटे को मार देंगे। जब शाह साहब ने सारी बात सुनी तो उनसे पूछा, तुम लोग आराम से बैठकर मुझे बताओ कौन मार देंगे, हुआ क्या है। उनका ये कहना था कि हम लोगों का जवान बेटा जिसके ऊपर चुड़ैलों आफतों ने हमला कर दिया है, उसकी जान खतरे में है। आज से 5 दिन पुरानी बात है। ये गांव से बाहर गया हुआ था, शाम हो गई इसको वापस आते आते। ये हम लोगों को ये बताकर गया था कि मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। पूरी रात गुजर गई। अगले दिन हम लोगों ने इसका हर जगह पर पता करवाया, ये कहीं भी नहीं था। यहाँ तक के गांव में ऐलान तक करवाया गया, जहां तक हम लोग जा सकते थे हम लोग इसको ढूंढने के लिए भी गए, ये कहीं भी नहीं था। यहाँ तक के 2 दिन और गुजर गए, 3 दिन हम इसे ढूंढते रहे, इसका कहीं नामो निशान नहीं था। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, रो पीट रहे थे। तभी गांव में आकर कोई एक अनजान आदमी था, उसने आकर बताया कि गांव से दूर वीरान शमशान घाट के पास एक आदमी की लाश पड़ी है। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया है, लेकिन वहां पर वो बेहोश पड़ा है। मैं इस गांव की तरफ आ रहा था तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। जैसे ही हमें ये खबर मिली हम लोग सारे भागे इस तरफ। जाकर देखा तो ये बेहोश पड़ा था। हम लोगों ने फौरन इसे उठाया, अस्पताल लेकर गए। शाम तक इसे होश आ गया, लेकिन होश आते साथ ही ये अपने होशो हवास में नहीं था। अपना ज़हनी तवाज़ुन जैसे खो बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है क्या नहीं। चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था और ये कह रहा था कि मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार देंगी, वो बहुत ज्यादा है, वो मुझे मार देंगी। मैंने माफी भी मांगी थी, मुझे नहीं पता था वो कौन सी जगह है, मैंने माफी मांगी थी। बस वो यही बात कहता था। उसको हम लोग घर ले आए। आज 2 दिन हो गए हैं। हर रात वो चीखता चिल्लाता है, अपना गला पकड़कर उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो गला दबा रहा होता है उसके गले से खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई औरत उसके गले में चीख रही हो। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे आसपास हर तरफ खौफो हिरास फैला हुआ है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ उसे फिर से बेहोश कर दिया, इंजेक्शन लगवाकर, ताकि ये अपने आप को नुकसान ना दे। इसकी हालत बहुत खराब है, ना पानी पीता है, ना खाना खाता है। 5 दिन हो गए हैं, पता नहीं वो किस हाल में था, उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। शाह साहब ने कहा कि मुझे ये बताओ वो जो शमशान घाट है वो कौन सी जगह है, कहाँ पर है वो, क्या उस शमशान घाट पर कोई जाता आता है या वो खाली है, बंद है। तो लोगों का ये कहना था कि वो शमशान घाट करीब 200 साल पुराना है, वो आज का नहीं है, वो कदीम अरसे से खाली है। कोई पता नहीं वो शमशान घाट कब का है कब का नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहां पर पुराने दौर में बोर्ड लगा होता था कि ये एक शमशान घाट है। वह गुजरता गया, वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई। जो चरवाहे उस तरफ जाते हैं या कभी कोई लकड़हारा चला जाए, वो लोग बताते थे कि वो एक शमशान घाट था, वहां पर निशानात थे, पता लगता था कि वो हिस्सा शमशान घाट का है। वहां पर मसान लिखा होता था दीवारों के ऊपर। फिर जो चरवाहे उस तरफ जाते थे, इनके जो जानवर थे वो गायब होने लग गए। उनको जैसे पता ही नहीं लगता था, जो भी उस तरफ जाता था वो जानवर वापस नहीं आता था। उस तरफ से चीखें सुनाई देने लगी। लोगों ने वहां पर आना जाना कम कर दिया। उस तरफ कुछ पुराने दरख्त थे जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती थी। लकड़हारे अक्सर वहां से लकड़ी काटने जाते थे, हमारे गांव के लकड़हारे। तो वो भी बताते हैं कि जब लकड़ी काटने जाते हैं तो चिल्लाने की आवाजें आती हैं, कोई शोर मचाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर कोई मौजूद होता है, अपनी मौजूदगी को जाहिर भी करता है कोई।
یہ باتیں اتنی حد تک ہو گئی کہ ہر کوئی ڈرنے لگ گیا کہ وہاں پر کچھ ہے. مشہور ہوگی وہ جگہ کہ پرانے شمشان گھاٹ پر جنات ہیں, چڑیلیں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا خوف لوگوں کے دل میں بیٹھا کہ کوئی اس طرف جاتا ہی نہیں تھا. یہ کہیں گاؤں سے واپس آ رہا تھا, دوسرے گاؤں میں گیا تھا. اس گاؤں کی ایک درمیانی سڑک اس شمشان گھاٹ سے ہو کر ہی گزرتی ہے. اس سڑک پر یعنی اگر ہم لوگوں نے اس گاؤں میں جانا ہے تو وہی سڑک شمشان گھاٹ کو کراس کر کے آگے اس گاؤں کے حصے علاقے شروع ہوتے ہیں. یہ پیدل جاتا تھا اس گاؤں میں پہلے بھی. آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ جب بھی ادھر اس گاؤں کی طرف جاتا ہے, اس کے دوست ہیں وہاں پر, تو ہم اسے یہی سمجھاتے ہیں شمشان گھاٹ کی طرف نہیں جانا. تو یہ آگے سے کہتا ہے میں اس طرف کبھی گیا ہی نہیں, میں نے اس طرف کبھی دیکھا بھی نہیں. ایک بار یہ تقریباً 1 سال پرانی بات ہے, یہ آ رہا تھا اسی گاؤں سے واپس. تو اس کے پاس ایک بکری تھی, اس کے ایک دوست نے اسے بکری دی تھی. یہ اس بکری کو ساتھ لے کر اسی شمشان گھاٹ والے راستے سے گزر رہا تھا. ایک دم سے یہ جب وہاں پر درمیان میں آیا تو پتہ نہیں بکری کو کیا ہوا, بکری بیٹھ گئی سڑک کے درمیان, اٹھتی نہیں تھی. اس نے ہر کوشش کی بکری کو اٹھانے کی, یہاں تک کہ بکری جب کھڑی نہیں تھی اور اس نے اٹھانے کی کوشش کی کہ میں بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہوں. بکری بھاری بہت ہو گئی. یہ کہتا ہے بکری اتنی وزنی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک نہیں کوئی 10 بکری ہیں. یہ گھسیٹتا رہا, کوشش کرتا رہا, بکری نہیں اٹھی. جیسے ہی یہ بکری کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے بڑھا, اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بکری غائب ہو چکی تھی. وہ کہاں گئی, اسے کون لے گیا, کوئی نہیں جانتا. یہ پھر بہت ڈر گیا. اس نے آ کر ہمیں گھر یہ باتیں بتائی. اس کے کچھ عرصہ یہ اس گاؤں کی طرف پھر گیا ہی نہیں. اس کے دوست آ جاتے تھے اس سے ملنے. اب پھر کچھ عرصے سے یہ ادھر جانے لگا. اب آج جو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, ہم لوگ اس گاؤں میں تو گئے لیکن ہمارا شمشان گھاٹ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم اسے جا کے وہاں دیکھ لیتے. شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کس جگہ پر تم لوگوں کو بے ہوش ملا تھا, کیا اس سڑک کے اوپر ملا تھا یا شمشان گھاٹ کے اندر ملا تھا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا یہ ہمیں مسان کے اندر ملا تھا. یہ اس جگہ پر بے ہوش پڑا تھا جہاں پر ہندو برادری کے لوگ اپنی آخری رسومات ادا کرتے ہیں. اس جگہ کے اوپر یہ ایسے مسان کے اندر لیٹا ہوا تھا بے ہوشی کی حالت میں. ہم لوگوں کی جان ہی نکل گئی جب ہم نے اسے جا کر وہاں پر دیکھا. ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس کے دماغ کے اوپر جیسے کوئی چیز سوار ہے جو اسے بہت زیادہ ستا رہی ہے, تنگ کر رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. شاہ صاحب نے کہا کہ اس طرح سے ایک دم سے اس کو کوئی بھی تعویذ نہیں دیا جا سکتا. پہلے اس کو دم کرنا پڑے گا. دم کے ذریعے اس کی کنڈیشن کا پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر مخلوق کون سی ہے. اگر اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا ہوا تو وہ پھر دم سے ظاہر ہو جائیں گے, اور اگر کوئی چڑیل آفت ہوئی تو اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوتی. وہ آہستہ آہستہ اس انسان کے اوپر اپنے اثرات ڈالنا شروع کرتی ہے. پہلے وہ اس انسان کو سب لوگوں سے الگ کرتی ہے, اندھیرے میں رکھنا شروع کر دیتی ہے. ایسے انسان جن کے اوپر چڑیل آفت کا بسیرا ہو وہ بولتے نہیں, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے. انہیں روشنی سے خوف آتا ہے. وہ کسی نہ کسی سنسان ویران کالی اندھیرے والی جگہ پر بیٹھے اپنا منہ چھپا کر گھٹنوں پر رکھ کر اس کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو نہ چھیڑو تو وہ گھنٹوں اسی حال میں بیٹھے رہیں گے. ان کے اوپر وہ چڑیل آفت حاوی ہوتی ہے, اس لیے ان کا دماغ جکڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے پہلے اس لڑکے کے پاس چل کر مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس پر ہے کیا مخلوق. دم کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کس طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور جا کر دیکھتا ہوں کہ معاملات کیا ہیں. نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے. اس گاؤں میں جب ہم لوگ پہنچے, گاؤں خاصا دور تھا, بہت دور اینڈ پر جا کر کہیں وہ گاؤں تھا, بالکل اس کی آبادی تھی. اس گاؤں میں آبادی سے زیادہ ویرانہ تھا. اتنے گھنے درخت تھے, ایسے لگتا تھا جیسے گھنے درختوں کے جھنڈ میں وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. جگہ جگہ پر گھنے برگد کے پیڑ, پرانے زمانے کے راستے, کچی سڑکیں. ہم لوگ جب وہاں پر اس گاؤں میں پہنچے, ابھی شمشان گھاٹ کی طرف نہیں گئے تھے. پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ جا کر اس کو دیکھنا ہوگا.
जब उन लोगों के घर की तरफ गए, उनके घर के बाहर भी घने दरख्त थे और पूरा घर दरख्तों में घिरा हुआ था। वहां पर जब अंदर दाखिल हुए तो घर में सन्नाटा था, खामोशी थी, रूह का आलम था। दोपहर का टाइम था और ऐसे लग रहा था यहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं। उसकी माएँ बहनें वो सब लोग डर के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे और वो जो लड़का था वो साथ वाले कमरे में बेहोश था। शाह साहब ने कहा कि मुझे उस लड़के के कमरे में लेकर चलो। उस कमरे में जब शाह साहब दाखिल हुए वो लड़का उस वक्त भी बेहोशी की हालत में ही था। उसके ऊपर उन लोगों ने काले रंग की चादर दी हुई थी, चेहरा एक साइड से नजर आ रहा था। शाह साहब ने कहा कि ये चादर इसके ऊपर से उतार दो। जैसे इसके ऊपर से चादर उतारी गई, शाह साहब ने इसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी। अभी तीसरी बार की पढ़ाई कर रहे थे, उसने मध्यम सी हंसी में हंसना शुरू कर दिया। उसी हालत में लेटे लेटे आंखें बंद थीं और ऐसे लग रहा था कि कोई औरत खौफनाक आवाज़ों में हंस रही है। एकदम से उसकी हंसी की आवाज़ बेतहाशा डरावनी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसी की आवाज़ें और डरावनी होने लगी। तभी एकदम से वो उठकर बैठ गया। उस वक्त भी उसका चेहरा और सर नीचे था। जो ही उसने शाह साहब की तरफ देखा, वो डरावनी आवाज़ों में हंसने लगा और बोलने लगा और कहने लगा, कोई भी मुझे इससे पीछे नहीं हटा सकता। ये खुद मेरी जगह पर आया था और जब ये वहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने इसे जकड़ लिया था। मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। शाह साहब ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई करते रहे। अभी शाह साहब पढ़ाई कर ही रहे थे और एकदम से उनके किचन के सारे बर्तन किसी ने उठाकर जोर जोर से पटकने शुरू कर दिए। शाह साहब गुस्से से बोले और कहने लगे, बंद करो इन ड्रामों को। तुम जानती हो कि तुम्हें मैं कैद भी कर सकता हूँ, जला भी सकता हूँ। छोड़ दो इसकी जान, इसके पीछे क्यों लगी हो। वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि ना मैं इसे छोड़ूंगी ना ये मुझे छोड़ेगा। ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही जाएगा। मैं इसके सब घर वालों को भी मार दूंगी और उसी शमशान घाट में ले जाऊंगी। सब घर वाले बहुत डरे हुए थे। उन लोगों के शाह साहब ने पहले ही हिसार में बिठा दिया था कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई खतरा ना आए। उसके बाद शाह साहब ने एक तावीज़ निकाला। जैसे उस कमरे में इस तावीज़ का धुआं किया, वो चीखें मारने लग गया। ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई बहुत सख्त चीज़ उसको तंग कर रही है। वो अपना सर पटकने लगा, ऐसे लग रहा था अपने सर के बाल नोच देगा। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। एकदम उसको ऐसे झटका सा लगा और वो बेहोश हो गया। ऐसा लगा इसके जिस्म से वो मखलूक निकल चुकी है। शाह साहब ने पढ़ाई की फौरन और कहा, वक्ती तौर पर वो यहाँ से गई है। इस तावीज़ के धुएं से वो इसके जिस्म में मज़ीद रुक नहीं सकी। अगर ये दूसरा तावीज़ जलता तो उसने जल भी जाना था, लेकिन इसके जिस्म में इसको मैं नहीं जला सकता। इससे इसके जिस्म को भी जाने नुकसान हो सकता है। वो लड़का भी बेहोशी की हालत में था। शाह साहब ने पानी दम किया। पानी दम करके उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी नॉर्मल हालत में बोलने लगा। वो रो रहा था। उस हमले के बाद पहली बार उसे कुछ होश आया था। उसने ये कहना शुरू किया, मुझे बचा ले। शाह साहब ने कहा कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तुम्हें पता था ना वो जगह सेफज़दा है। उसका ये कहना था, मैं वहाँ से गुजर रहा था। एकदम से मैंने एक काले रंग की परछाई को देखा। वो परछाई बिल्कुल सड़क के दरमियान में खड़ी थी। मैंने वहाँ से गुजरना था। खासी देर तो मैं वहाँ पर खड़ा डरता रहा, आगे आ ही नहीं रहा था। फिर जो ही मैं आगे आने लगा, वो काली परछाई जो थी वो शमशान घाट की तरफ जाने लगी। उसके बाद मुझे इतनी सख्त रफ़ाए हाजत महसूस हुई कि मेरा अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रहा। मैं रफ़ाए हाजत के लिए एक तरफ को जब बैठा, उसी वक्त मेरे ऊपर, मेरे बिल्कुल पीछे सर के पास एक काले रंग की परछाई जाहिर हुई जिसने मेरा सर पकड़ लिया। उसके दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से मुझे कागज के टुकड़े की तरह उठाकर शमशान घाट के अंदर ले गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। मैं वहां पर कितने दिन रहा मैं कुछ नहीं जानता। जब ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए, मैंने हॉस्पिटल का मंजर देखा था। उसमें भी वो काले चेहरे पीछे खड़े थे। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था उस वक्त भी।
फिर जब ये लोग मुझे घर लेकर आए, उस वक्त भी मुझे कुछ कुछ चीजें याद है, लेकिन हर टाइम ऐसा लगता जैसे मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजती है। जैसे रात का टाइम होता है, एक सफेद लिबास वाली औरत आती है, हमारे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, आकर वहां पर सेन में खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में कुछ ऐसा जलता हुआ होता है जिसका धुआं वो वहां पर खड़ी होकर जलाती है और मेरे नाक के जरिए मेरे जिस्म के अंदर उतर जाता है। वो धुआं अंदर जाते जाते वो औरत भी गायब हो जाती है। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शमशान घाट में होता हूँ। वही पुरानी जगह, वही पुरानी दीवारें मुझे नजर आती हैं, उनमें चीखती हुई वो खौफनाक चुड़ैलें दिखाई देती हैं। मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझे रोशनी में बैठने नहीं देती। वो कहती है अंधेरे में रहना है, जैसे वहां पर अंधेरा होता है वैसे अंधेरे में तुमने भी रहना है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से अभी भी वो मेरे आसपास है। शाह साहब ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे आसपास नहीं है, तुम्हारे ऊपर इस दम का असर 3 दिन रहेगा। 3 दिन वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगी। इन 3 दिनों में तुमने पाक साफ रहने की कोशिश करनी है, बावजू रहना है। तीसरे दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर मेरे पास आएंगे और मैं तुम्हारे ऊपर एक अमल करूंगा। उस अमल के हिसार में ये मखलूक तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। शाह साहब ने कहा कि अभी हिसार बंदी सिर्फ इस कमरे की हद तक हो सकती है, तुम्हारे घर पर की तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो मौजूद है, अभी वो मुकम्मल नहीं निकली। इस तावीज़ के जलने के असर से और हिसार से वो इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती, ना ही तुम लोगों को नुकसान दे सकती है। शाह साहब ने उनके घर के दोनों कमरों पर हिसार बंदी कर दी और वहां से चले गए। 3 दिन के बाद वो लोग उस लड़के को लेकर आए। उन लोगों को ये बताना था इन 3 दिनों में हमारे घर में बहुत डरावने वाकयात हुए। रात होते ही पूरे घर में पायल की छन छन शुरू हो जाती थी। ऐसे लगता था घर के हर कोने में कोई चल रहा है। घर के हर हिस्से में कदमों की आहट और पायल की आवाज होती थी। फिर दूसरे दिन ऐसा लगता था कि पायल की आवाज के साथ किसी के गुनगुनाने की भी आवाजें हैं। हम लोगों ने एक सफेद लिबास वाली औरत को देखा था। हम सबने देखा उसे, हमने चेहरा नहीं देखा। हमारे सहन में बाहर दरवाजे के करीब खड़ी थी। बहुत ज्यादा खौफनाक साया था उसका। उसकी परछाई का जो हुलिया था वो और था और वो जो खड़ी हुई थी वो और थी। इन्हीं 3 दिनों में हमारे घर के बाहर बहुत से कुत्तों ने शोर मचाया। ऐसे लगता था गांव के सारे कुत्ते हमारे घर के बाहर जमा है, शोर मचा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। गांव वाले भी बहुत डरते रहे कि पता नहीं इनके घर में क्या ऐसा अनहोना होने वाला है या क्या ऐसा है इनके घर में जिनको देख देख कर ये कुत्ते रो रहे हैं। एक दो गांव वालों ने इतना भी बताया कि रात के पिछले पहर में ऐसा लगता था तुम्हारे घर की दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक काले रंग का वजूद, बहुत ज्यादा अजीब हुलिये वाला। सर बहुत बड़ा होता, जिस्म बहुत अजीब होता। हमारे गांव में भी बहुत खौफो राज फैला हुआ है। अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। वो लड़का साथ ही था। उसने कहा कि 3 दिन जैसे मैं वजू करने लगता था मैं भूल जाता था। 1-1 घंटा मैंने वजू किया, मुझे ऐसा लगता था मैंने वजू किया ही नहीं। करके आता था, फिर लगता था नहीं किया, फिर करने चला जाता था। वजू करके आकर लेटता था, फिर लगता था वजू नहीं किया। वो चीज मुझे बहुत तंग कर रही थी। मुझे उसके आधे आधे पाँव और टांगे नजर आती थी, धड़ नजर नहीं आता था। मेरे आसपास बाहर कमरे के बाहर चलती फिरती भी नजर आती थी। कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। कमरे के बाहर से बहुत गंदी स्मेल भी आती रही, लेकिन कमरे के अंदर कुछ नहीं था। शाह साहब ने कहा कि जो तुमने अपने आप को पाक साफ रखा है, बावजूद रखा है, इसलिए बच गए हो, क्योंकि इसका वार होना था तुम पर, और अगर ये वार करती तो शायद तुम्हें जानी नुकसान भी दे देती। शाह साहब ने इस लड़के को हिसार में बिठाया, उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दी। एकदम से उसके सर को फिर ऐसे झटका सा लगा, लेकिन इस बार उसके ऊपर दौरे की कंडीशन नहीं थी। बस ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से उसके ऊपर असरात हैं, टिकटिकी बांध के जमीन की तरफ ही देखता जा रहा था।
तभी अपने हाथ से बैठे बैठे उसने वहां पर एक खौफनाक चेहरा बना दिया। उसे पता ही नहीं चल रहा था वो क्या बना रहा है क्या नहीं। उसी चेहरे के ऊपर शाह साहब ने एक तावीज रख दिया। जो ही शाह साहब ने तावीज रखा, वो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसे लगा वो डरने लगा है, और सचमुच में वो डर भी रहा था। फिर शाह साहब ने उसके आसपास पढ़ाई शुरू कर दी। उस वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। नाना जी कहते हैं एक शाह साहब थे, एक उनके पीछे मैं बैठा था तस्बीह लेकर, बाकी सब बाहर थे, दरवाजा भी बंद था। तभी ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कमरे में कोई चीज जल रही है, जैसे वाज़ेह तौर पर कोई कागज जलता है। धुआं था एक कोने में। शाह साहब पढ़ाई करते जा रहे थे आंखें बंद करके, और वो लड़का ऐसे खौफजदा हालत में बैठा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जब शाह साहब ने 3 बार की पढ़ाई पूरी की, उस तावीज को शाह साहब ने जला दिया। एक खौफनाक चीख गूंजी। उसके बाद वो लड़का जो है अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो कह रहा था मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। शाह साहब ने कहा कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। शाह साहब ने से कहा कि मुसलसल तुम दुरूद पाक पढ़ते रहो। वो दुरूद पाक ही पढ़ रहा था। फिर शाह साहब इसके आसपास पढ़ाई करते रहे। उस खौफनाक चेहरे के ऊपर 3 बार तावीज चलाए गए। वो सारा खौफनाक चेहरा जल गया। ऐसे लग रहा था कि उस जगह पर फर्श के ऊपर भी काले काले निशान से पड़ गए हैं, और बड़ी गंदी स्मेल उठ रही थी उस जगह से। फिर शाह साहब ने तीसरी बार जब तावीज चलाया, उस लड़के से कहा कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस दायरे से बाहर निकलो। वो बाहर निकला, पानी का गिलास दिया, उसने पी लिया। वो कह रहा था मेरा जिस्म बहुत निढाल है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कितना बीमार हूँ। शाह साहब ने कहा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे जिस्म से मुकम्मल असरात निकल चुके हैं। अब कमरे का दरवाजा खोला गया, मुलाजिम को बुलाया गया। शाह साहब ने कहा ये राख और ये मिट्टी यहाँ से कुरेद कर उठा लो और इसको एक काले रंग की थैली में डाल दो। ऐसे ही किया गया। उस जगह के ऊपर शाह साहब ने पढ़ाई करके पानी फेंका, और उसके बाद शाह साहब ने उस लड़के को पहनने के लिए गले का एक तावीज दिया। एक तावीज उनके घर की चौखट पर लगाने के लिए दिया। सब घर वालों के लिए अलग अलग तावीज़ात दिए गए। घर की हिफाजत के लिए भी कुछ तावीज दिए गए। 2 तावीज थे जो घर के आंगन में उन लोगों ने दबाने थे, और उनके ऊपर 3-3 कील लगाने थे। शाह साहब ने कहा ये सारा अमल करने के बाद तुम लोगों ने कच्चा गोश्त लेना है। कच्चा गोश्त तुम्हारी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी ले लो। कोशिश करो कि इतना हो कि जितना तकरीबन एक खानदान खाना खा सकता है, उस हिसाब से गोश्त लो, और जाकर उस शमशान घाट की अंदर नहीं जाना, बाहर खाली सड़क पर रख के मगरिब से पहले पहले वापस आ जाओ। ये लड़का साथ नहीं जाएगा, 2 आदमी जाएंगे। बावजू होकर आयतल कुर्सी का हिसार करके वहां पर कोई आवाज आए, कोई पुकारे, उसको रखने के बाद या रखने से पहले ना तो उस तरफ किसी से हम कलाम होना है, ना देखना है, ना जवाब देना है। रख कर आ जाना, और फिर घर में ये तावीज़ात लगा लेना। इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे आके तुमने बताना भी है। उस लड़के को तो वहीं पर तावीज पहना दिया गया, दम वाला पानी भी दिया गया। लड़का कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल हुआ था। वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग आए और शाह साहब को अपना हाल बयान करने लगे। कहते हैं जब हम लोग यहाँ से गए, उससे अगले दिन हम लोगों ने वो करना था सारा काम गोश्त वाला। तकरीबन हम लोगों ने 7 से 8 किलो गोश्त लिया। बावजू हुए, साफ सुथरे होकर हिसार करके इस तरफ गए। अभी हम लोग वहां पर पहुंचे ही थे तो ऐसा लगा जिस तरह से हमारा बेटा वहां पर शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है। सामने कोई नहीं था, इसकी आवाजें गूंज रही थी। हम लोगों ने सर देखा भी नहीं, गोश्त रखा। एक औरत वहां पर एक कोने में बैठी हुई थी, काले लिबास वाली, चेहरा ढका हुआ था। हमें सिर्फ दूर से वो नजर आई, पास जाकर तो हमने देखा ही नहीं कुछ। हम लोग रख के जब वापस पलटे तो तब भी इसकी चीखें गूंज रही थी, जबकि ना तो ये हमारे साथ था, ना ही इसे पता था कि हम लोग ये काम करने चले गए। ये घर में ही था, सोया हुआ था, और ये उस दिन से बावजू ही है, वो भी साथ आया हुआ था। उस लड़के ने कहा कि आज जब मैंने वजू किया तावीज पहनने के बाद, तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, मैंने सुकून से वजू कर लिया। मेरे कानों में अब रोने की आवाजें भी नहीं आती। कल रात
मैं सुकून से सोया था। मैंने फजर की नमाज भी पढ़ी और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। और फिर उन लोगों ने बताया हम लोगों ने अपने घर में वो तावीज़ात भी लगा दिए। ना तो हमारे घर के बाहर कुत्तों ने शोर मचाया, ना ही घर की दीवार के ऊपर वो मखलूक नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर में वो बदबू भी नहीं है कहीं पर जो उसके होने का एहसास दिलाती थी। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करम कर दिया तुम लोगों पर। 11वें दिन तुम लोगों ने अपने घर में कुरान ख्वानी करवानी है, न्याज बांटनी है। उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। तकरीबन तुमने 41 दिन उस रास्ते की तरफ नहीं जाना। कोशिश करो कि बच के रहो। एक बार वो तुम पर वार कर चुके हैं, उस रास्ते पर जाओगे तो दोबारा भी वार कोई कर सकता है। बच जाओ, क्योंकि एक दफा चुड़ैलें आपते जिन्नात किसी इंसान के पीछे एक दफा आ जाए, उस पर उनका साया हो जाए, उनको निकालने के बाद भी वो तकरीबन सारी जिंदगी उस इंसान के पीछे रहती है कि कभी ना कभी ये हमारे हिस्से में आएगा, कभी ना कभी ये हमारी जगह पर आएगा तो हम इसे उसी टाइम जान से ही मार देंगे। उस लड़के ने कहा मैं कभी भी उस सड़क की तरफ नहीं जाऊंगा। जो कुछ मैंने सहा है, जो कुछ मैंने देखा है, 41 दिन तो क्या, मैं कभी भी इस तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर उन लोगों ने शाह साहब को शुक्रिया अदा किया। उन लोगों का ये कहना था कि इसके बाद भी 1-2 लोग वहां से गुजरे हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि अब उस जगह पर एक औरत चलती फिरती नजर आती है। रात के वक्त तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाती है, वहां पर रोती है, चीखें मारती है, ऐसे लगता है किसी को पुकारती है, ढूंढती है, भटक रही होती है। कभी कभी वो एक नजर आती है, कभी कभी वहां पर उस जैसी 2 और भी नजर आती हैं। शाह साहब ने कहा कि वहां पर वो एक नहीं, वहां पर उनका पूरा कबीला है जो लोग वहां पर रहते हैं। ये डायने हैं, चुड़ैलें आफ्ते डायने, जिनका उस पुराने सुनसान वीरान शमशान घाट पर बसेरा है और वहां पर वो रहती हैं। इसलिए जब कभी अगर वो किसी इंसान को चुन ले तो फिर वो उसका यही हाल करती हैं। इस पर अल्लाह का खास करम था जो इसकी जिंदगी बच गई, वरना कुछ अरसे के बाद शायद इसे वो नुकसान दे देती। फिर वो लोग वहां से चले गए। ये कहानी थी नाना जी की, जो नाना जी ने हमें सुनाई। और मैंने आपको, जब हम लोगों ने ये कहानी सुनी, हम लोगों को बहुत डर लगा था, क्योंकि हमारे गांव से बाहर भी एक जगह पर एक पुराना शमशान घाट होता था। उसके बारे में भी बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थे। लोग अक्सर उस तरफ से रात के वक्त ढोल बजने की आवाजें सुना करते थे और अक्सर लोग कहते थे कि वीरान होने के बावजूद वहां से धुआं उठता रहता है। वहां पर भी बहुत ज्यादा जिन्नात थे, क्योंकि वो शमशान घाट भी वो कदीम अरसे से था। जब नाना जी भी जवान होते थे तब से नाना जी भी बताते थे कि वहां पर बहुत जिन्नात है, वहां पर कभी भी नहीं जाना। तो ये एक कहानी थी उस पुराने शमशान की, जहां पर डायनों का बसेरा था, चुड़ैलों का बसेरा था, जो उस लड़के के ऊपर सवार हो गई। नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको, बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका, जिससे ये बात ठीक है कि जो जगह वीरान हो जाती हैं, सुनसान हो जाती हैं, जहां पर सालों से, अरसों जमानों से कोई नहीं जाता, फिर वहां पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर वो ऐसे लोगों को डराते भी हैं जो देर रात के या मगरिब के बाद वहां से गुजरे। और कोई भी अगर ऐसी जगह पर रफ़ाए हाजत के लिए रुक जाए तो उसके ऊपर उनका बसेरा हो जाता है। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी किसी जगह से गुजरे आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें और घर से निकलने से पहले सदका लाजमी दिया करें, क्योंकि सदका आने वाली बहुत सी बलाओं को टाल देता है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जो लोग विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।